और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब देवभूमि की खबरों की। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। देहरादून में शुक्रवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन भी थोड़ा प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड प्रदेश के मैदानी जिलों में जहां बारिश तो पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खेती किसानी इससे जहां प्रभावित हुई है, वहां पहाड़ के कई रास्ते भी बंद हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम साफ होने के आसार नहीं है, जबकि अगले 2 दिनों के बाद मौसम साफ हो सकता है। तापमान गिरने से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं लोगों की रूटीन कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी देहरादून और यदि आसपास की बात करें तो कल शाम से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मसूरी में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है, जबकि विकासनगर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने से जो मौसम है वो प्रभावित हुआ। साथ ही खेती को भी प्रभावित किया है बारिश ने। फसलों को, विशेषकर जो फलों के पौध में बौर आई है, वो भी इससे प्रभावित हुई है। अगले 48 घंटों के बाद ही मौसम साफ होने के आसार हैं, तभी लोग सामान्य जनजीवन जी सकेंगे। इस बीच तापमान गिरने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक को लेकर सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि G20 आयोजन की व्यवस्था में किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे, ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बैठक में आयुक्त कुमाऊं, उधम सिंह नगर डीएम और नैनीताल डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ जुड़े रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि G20 की राज्य में होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनाने का अच्छा अवसर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को G20 बैठक की सभी व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर? जी देखिए, G20 की पहले 2 बैठकें गढ़वाल मंडल में हो रही थी, परंतु कुछ दिनों पूर्व ही G20 की एक बैठक रामनगर को मिली है। G20 देशों के साइंटिस्टों की ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। एक दिन बड़ा गाला डिनर आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अब इस आयोजन में महज करीब 1 सप्ताह का समय बचा है, लिहाजा मुख्यमंत्री कल जैसे ही गैरसैंण से लौटे, शाम 5 बजे उन्होंने सभी अफसरों को तलब किया और कुमाऊं मंडल के वो जिम्मेदार अफसर जिन्हें इस पूरे आयोजन को देखना है, जैसे इसमें आईजी कुमाऊं और कमिश्नर कुमाऊं के साथ ही एसएसपी नैनीताल, डीएम नैनीताल भी जुड़े थे वीसी के जरिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्बाध व्यवस्था हो G20 की, जो बैठक होनी कोई समस्या ना हो और इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक स्तर पर किया जाए। क्योंकि G20 को लेकर ही मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब इंटरव्यू किया था जी, तब उन्होंने बताया था कि G20 की बैठक एक ऐसा आयोजन है, इससे उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर और प्रसिद्ध होगा। उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान, इसको शोकेश करने का भी एक मौका होगा। और G20 को लेकर राज्य सरकार इतना गंभीर है कि जो अभी हालिया दिनों में बजट पास हुआ है 15 तारीख को, इस दिन जो बजटरी प्रोविजन है G20 के लिए 100 करोड़ रुपए का किया गया है। तो राज्य सरकार की गंभीरता बताती है, विशेषकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो G20 की होने वाली बैठकों को लेकर बहुत गंभीर है। अभी से अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। रामनगर व आसपास तेजी से कामकाज भी चल रहा है G20 की बैठक की व्यवस्था को लेकर। ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम खबरों पर अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कोटद्वार से, जहां पर अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पहली बार कोर्ट में पेश किए गए हैं। पुलकित, सौरभ और अंकित को कोर्ट में पेश किया गया और सुरक्षा के लिए कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। सिमलीचोड़ कोर्ट के बाहर कांग्रेस ने इस दौरान प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता
अंकिता भंडारी हत्याकांड में 8 महीने से ज्यादा समय के बाद में पहली बार तीनों आरोपियों को कोटद्वार स्थित न्यायालय के अपर जिला जज कोर्ट में पेश किया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के पूर्व में सत्ताधारी दल से जुड़े होने पर न्यायालय परिसर के बाहर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी बारिश में कांग्रेस जिला युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जांच टीम एसआईटी से वीआईपी गेस्ट के नाम का खुलासा करने की भी मांग की है। विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? पहली बार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, इस दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। जी देखिए, अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो साक्ष्य थे सभी साक्ष्यों का संकलन कर कोर्ट में पार्ट चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और अब ये चूक विषय कोर्ट का है, लिहाजा कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज कोर्ट में आरोपी प्रस्तुत किए गए थे और जहां तक क्योंकि मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है जी, ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है और इसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही है, इसीलिए ये पौड़ी जिले का मामला है और पौड़ी जिले में चूंकि घटनाक्रम हुआ था, आसपास के थाना प्रभारी फोर्स के साथ भी आज लगाए गए थे। जी। कल बाकायदा आज 33 से पूर्व पुलिस ने एक मीटिंग भी की थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैलने पाए, जो आरोपी हैं उनके साथ कोई अनहोनी न होने पाए, क्योंकि अब जो आरोपी हैं वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड में है। लिहाजा इन सारी चीजों को देखते हुए तैयारी की गई थी और अंकिता भंडारी हत्याकांड के वक्त राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। तमाम जो उस वक्त बयान आए अलग अलग, उनसे भी विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई थी। लिहाजा इस विषय पर कोई चूक बरतने के मूड में न अधिकारी हैं न नेता हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले, यही प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आप लगातार बने रहिए सुदीप, आगे भी अपडेट्स आपसे अन्य खबरों पर लेंगे। वहीं यूके 8080 पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 3 और नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेज दी है। इनमें बिजनौर के धामपुर का केंद्रपाल और दीपक शर्मा और मनोज जोशी शामिल हैं। केंद्रपाल के 73 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई। दीपक शर्मा की 40 लाख रुपए और मनोज जोशी की 11 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। इनमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। यूके 8080 पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक कुल 7 आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई कर चुकी है। यूके 8080 में जो पेपर लीक धांधली में संलिप्त जो अभियुक्त थे उनकी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। इसमें पूर्व में 4 अभियुक्तों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जा चुकी थी। अब इसमें 3 और अभियुक्तों के, जिनके नाम केंद्रपाल, मनोज जोशी और दीपक शर्मा हैं, तो इनकी भी चल अचल संपत्ति जो है जिन्होंने गलत माध्यम से अर्जित की है उसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम देहरादून साहब को प्रेषित कर दी गई है। केंद्रपाल है अभियुक्त, इसकी 73 लाख की संपत्ति है, मनोज जोशी की लगभग 11 लाख की और दीपक शर्मा की लगभग 40 लाख की चल अचल संपत्ति है, जिसकी रिपोर्ट भेजी गई है। और विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं जो नकल माफिया और ऐसे तत्व जिनके वजह से उत्तराखंड का भविष्य बर्बाद हुआ और इन्होंने अकूत संपत्ति, अकूत दौलत अर्जित की है, यही वजह है कि जब नकल माफिया हाकम सिंह के रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया था, जमीन कब्जा की, जमीन सरकारी पोजीशन में ली गई थी और बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया था। तो इसी कड़ी में जो एसआईटी है और जो दूसरी एजेंसियां हैं जो अलग अलग विषयों पर काम कर रही हैं, वो लगातार इसका फॉलो अप कर रही हैं और जो पेपर लीक से जुड़े लोग हैं उनके दस्तावेज एकत्रित करके उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की जानकारी लेकर संबंधित जिलाधिकारियों को ये रिपोर्ट भेजी जा रही है कि उस संपत्ति को जब्त किया जाए, सीज किया जाए और खातों को भी सीज किया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और धन है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की।
निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की तारीफ कर रही है। और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार बजट की जमकर तारीफ करी। एक ऐतिहासिक बजट भी बोल सकते हैं, और इस बजट को जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला 10 वर्ष, ये जो अगली 10 वर्षों का काल रहेगा वो उत्तराखंड का होगा। और ये भी कह सकते हैं कि 2025 में जिस तरीके से देश को एक आदर्शतम राज्य देने की कोशिश राज्य की है, हमारी सरकार की है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की है, उसका कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में एक बिंब दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बजट पहले के बजट की अपेक्षा और दूरगामी, दूरदृष्टि और सबका साथ, सबका विकास के रास्ते से हो करके गुजरने वाला सबका प्रयास और सब के साथ का जो मिल कर के आगे बढ़ने का, रोजगार परक होने का जो बजट है, और वो उसमें बहुत कुछ संभावनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि 77,407.08 करोड़ का जो ये बजट है, यदि गत वर्ष की अपेक्षा देखेंगे तो 18.05% की इसमें बढ़ोतरी है। और यदि कुल प्राप्तियों को भी देखेंगे इस बजट में तो 24,744.31 करोड़ करके ये गत वर्ष की अपेक्षा ये भी 18.44% इसमें भी बढ़ोतरी है। जो राज्य के स्वयं के संसाधन है उसमें भी जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की है। BM जो एक्ट कहता है तो उसके तहत भी यदि आप देखेंगे तो ये जो राजस्व सरप्लस जो है 4,309.55 करोड़ का जो अनुमानित लगाया है, तो वो गत वर्ष मुझे लगता है कि 2,600 करोड़ के करीब था, ये भी बढ़कर के हुआ है। तो ये सरप्लस बजट हो गया और पूंजीगत परिव्यय में भी उसी अनुरूप उसकी वृद्धि है। यदि मोटा मोटा आंकड़ों के हिसाब से हम कहेंगे तो ये जिस तरीके का बजट बनाया गया है, जिस तरीके से योजनाओं को समाहित किया गया है, वो बहुत अच्छा है। अगले बजट में 57,057 करोड़ का राजस्व प्राप्ति का जो अनुमान है, और जो चालू वित्तीय वर्ष में 51,474 करोड़ का राजस्व प्राप्तियों का, जो कि अभी ये चालू वर्ष चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा यदि इसको भी देखेंगे तो ये भी राज्य सरकार की जो अपनी महत्वाकांक्षा है और जिस तरीके से उसका टारगेट है, वो ये साबित करता है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों को भी पूरी ताकत के साथ बढ़ाने पर पूरा प्रयत्न। और देवभूमि में अब अगली खबर का रुख करते हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया गया। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया गया। शक्ति केंद्र का सम्मेलन जनता के अंतिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया, और कार्यकर्ता बहुत खुश थे क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को विभिन्न तरीके से यहाँ पेश किया गया। शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना है, और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको हमारे
चार कार्यकर्ताओं के माध्यम से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं तक, शक्ति केंद्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ऋषिकेश के गुमानेवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाए जाने का स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ लोगों ने सड़क भी जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम आबादी क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं बनने देंगे। बता दें कि गुमानेवाला के ग्रामीण कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में धरना स्थल से उठकर मुख्य मार्ग पर जाम लगाने पहुंचे। सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाली के अलावा आसपास की सभी चौकियों और डोईवाला तक से पुलिस को मौके पर बुलाया गया। एसडीएम नगर आयुक्त और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसी तरह पहले सड़क से ग्रामीणों को किनारे किया, फिर उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर ही अड़े रहे। इस दौरान बुद्धिजीवियों की पहल पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच एक बैठक की गई, जिसमें ग्रामीणों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो आबादी क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट बिल्कुल नहीं लगने देंगे। शासनादेश और शासन स्तर पर जो बैठक हुई थी उसका कार्यविधि जारी किया जा चुका है और उसमें ये निर्देश मिले हैं हमें कि यदि नगर निगम के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि हो तो शासन को अवगत कराया जाए। जो प्रोसेसिंग प्लांट बनना है यहाँ पर धरने पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी वार्ता की गई है। देखिए वार्ता की गई है तो उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है, आगे भी वार्ता करेंगे। छोटी सी मांग है कि साहब इसको हमारे जो आबादी क्षेत्र है जहाँ ये प्रस्तावित किया हुआ है कूड़ा निस्तारण केंद्र, इससे दूर ले जाइए और हमारे जो पार्षदों ने बोर्ड बैठक में पास किया है कि इसे 5 किलोमीटर दूर और रास्ता 100 फुट से लीजिए, हम उस प्रस्ताव के साथ हैं। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा और कांवड़ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए समय रहते आवश्यक प्रबंध एवं तैयारियां करने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने एसपी क्राइम और नगर क्षेत्रों के दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में यात्रा मार्ग और पार्किंग स्थलों का स्थलीय मुआयना किया। एसएसपी अजय सिंह ने यातायात मार्गों का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा भी इसके बाद मई के एंड में और जून में प्रारंभ हो जाती है, जो पीक पर रहती है। इसको देखते हुए हमने जो पुलिस के स्तर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें हमने समस्त अधिकारियों के साथ भ्रमण स्टार्ट किया है, जो कंट्रोल रूम सीसीआर टावर से होते हुए जो नहर पटरी है और विभिन्न क्षेत्र है जहाँ से हमारी कांवड़ यात्रा जाती है। इसमें जो है अन्य जो विभागों का भी इसमें सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अन्य विभागीय आवश्यकताएं होंगी दूसरे विभागों से, उसको भी देखते हुए हमने इसको नोट किया है और इसको शहर के एक पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया गया, कैसे इसको और व्यवस्थित सुदृढ़ किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे। सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव धर्मनगरी हरिद्वार पड़ता है और इसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार में गढ़वाली व्यंजन का स्वाद भी मिल सके और इसके लिए हरिद्वार पर्यटन विभाग द्वारा एक रेस्टोरेंट की भी शुरुआत की गई, जिसको बेरोजगार महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया और ये रेस्टोरेंट हरिद्वार की प्राइम लोकेशन पर है। यहीं पर चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। यहाँ पर आने वाले यात्री गढ़वाली व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग का ये राही होटल है और आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ काफ़ी कूड़े के ढेर और गंदगी रहती थी और बड़ा अभिनव प्रयास किया है और नेचर महिला स्वयं सहायता समूह ने यहाँ पर गढ़वाली व्यंजनों का एक बहुत अच्छा सा छोटा रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं, इसको एक स्टॉल लगाया है। 10 महिलाओं को इसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पहाड़ के व्यंजनों का इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होगा और इन महिलाओं की इनकम भी बढ़े। देवप्रयाग पौड़ी मोटर मार्ग पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। एम्बुलेंस की फिटनेस करवाने के बाद एम्बुलेंस को चालक पैछाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रहा था, तभी पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर एक 108 सेवा का वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई है और एक अन्य घायल बताया जा रहा है। कितने लोग थे उसमें सवार? 2 लोग थे। अच्छा। एक ड्राइवर था, एक मैं था। कारण क्या हुआ ऐसा गाड़ी का? कुछ आगे से कुछ बाइक ऊपर से डाउन में बाइक आ रही थी,
वो चढ़ाई के लिए 108 आ रही थी, तो उसने उसी के कारण से नीचे खेल दी, वायु बचाने की चढ़ा दी। हाँ जी। कितने लोग थे उसमें सवार? 2 लोग। नियर देव प्रयाग अराउंड 2 PM एक्सीडेंट हुआ था और पेशेंट आया हमारे पास। जब आया मरीज़ तो जो सरेंडर पेशेंट था उसका BP पल्स कुछ भी नहीं आ रहा था और ना कैरोटेड ना वीडियो जो भी हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को वो पल्सेस नहीं आ रही थी। फिर हमने ECG किया तो उसमें सिस्टोल आ रहा था, तो हमने इनको डिक्लेयर डेड कर दिया पेशेंट को अराउंड 4:30 PM। जल संस्थान अब पानी कनेक्शन की चोरी करने वालों पर नकेल कसने जा रहा है। बता दें कि सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है, जिसके चलते पानी के कनेक्शन की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। और हालांकि अधिशासी अभियंता और डिवीजन स्तर पर समय समय पर निगरानी भी की जाती है और पानी कनेक्शन की चोरी करने वाले तत्वों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अब विजिलेंस सेल के गठन से पानी कनेक्शन की चोरी पर काफी हद तक लगाम लग पाएगी। इलीगल कनेक्शंस पाए जाते हैं और पानी की उसमें जो थेफ्ट है उसके लिए हमारे विभाग द्वारा हालांकि पहले भी कार्य किए जाते हैं, अधिशासी अभियंता डिवीज़न स्तर पर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है और अभी विभाग में एक सेल अलग से भी इसका गठन किया है। विशेष रूप से जो इस प्रकार के कनेक्शंस की चोरियां हैं, पानी की चोरी हैं और उस पर थोड़ा उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने के लिए ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके, इसके लिए सेल का गठन किया। वहीं जिलाधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। डीएम ने बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज़ 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज़ 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीमी थी। उसके बाद उनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही फेज़ 2 का भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो गया था पिछले निरीक्षण के समय में ही, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग ने वहाँ फिजिकली कार्य प्रारंभ कर दिया है। म्यूज़ियम का काम जो होना है उसका भी लगभग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी अंतिम चरण में है। उसके बाद इसको भी हम पैरेलली शुरू कर देंगे। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल देवभूमि की खबरों में इतना ही। नमस्कार।